हेलो डियर स्टूडेंट। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रिएशन सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। जी हाँ, मेन एग्जाम में, सभी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, सरकारी एग्जामों में, चाहे वह पीएससी हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे जो है एसएससी हो, या कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हो, साइंस के अंतर्गत का ये जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं इससे हमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाते हैं। कभी नेफ्रॉन को लेकर के पूछा जाता है, तो कभी किडनी को लेकर के पूछा जाता है, तो कभी यूरिया के उत्सर्जन को लेकर के पूछा जाता है, कभी मेडुला के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो गलती होती है कि हम जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके साथ हम ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है ये गलत है, जिससे जो है हमारी जो नंबर है, या जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न जो होती है, वो कहते हैं ना, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि जब भी आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ें तो उसके ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर करें, और ऐसे ऑब्जेक्टिव जो उसके इर्द गिर्द के जो क्वेश्चन, टॉपिक के जो इर्द गिर्द के क्वेश्चन है, उनको कवर करते हैं। जी हाँ, हमारी जो टीम के एक्सपर्ट हैं, स्टडी 365 के जो भी एक्सपर्ट और अनुभवी टीचर्स हैं, उन्होंने आपके लिए मेहनत करके ये सारे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, उनकी व्याख्या सहित, जी हाँ, कि क्यों क्यों उसका राइट आंसर ही ऐसा क्यों होगा, तो वो जो व्याख्या है, व्याख्या सहित लेकर आए हैं, ताकि आप अपने गोल्स को कंप्लीट कर सके और इस बार आप एग्जाम में बोल सको कि हाँ, इस बार सरकारी एग्जाम पार। तो चलो बिना लेट किए हुए अब टॉपिक की तरफ सीधे बढ़ते हैं और देखते हैं इन जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, कि इस ह्यूमन उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत या ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे पहला जो क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। नंबर 1, मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ए, रक्त का परिसंचरण करना। बी, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। सी, भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है बी, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत इसकी व्याख्या में भी अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत 5 से 6 जो है चीज़ें आती हैं। किडनी है, लंग्स है, स्किन है, लीवर है और बड़ी आंत है, जहां से जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, जो बचा हुआ पदार्थ है, उनका एक्सक्रेशन होता है, कभी मल के द्वारा तो कभी मूत्र के फॉर्म में। इस टाइप में इनका होता है। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देखें कि ये हुआ पूरा ह्यूमन का एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया, जिसमें मूत्र वाहिनियाँ भी है, किडनी है, ऑर्टा है, वेना केवा है, ऐसे करके जो है बना हुआ है। ठीक है, आगे चल के अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। नॉर्मली ये क्वेश्चन हमें पहले देखने को बहुत सारे एग्जामों में देखने को हमें मिल गया है। पहला, ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी नेफ्रॉन, या डी यूरिनरी ब्लैडर। किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। आइए एग्जाम में एग्जाम्पल में देखें। ये हुआ नेफ्रॉन का एक बहुत ही प्यारा डायग्राम, जो एक गुच्छे के आकार की संरचना होती है, एक छोटे छोटे ट्यूब के आकार की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किडनी का मुख्य कार्य निम्न है। ए, रक्त का ऑक्सीकरण करना। बी, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर त्यागना। सी, यूरिया को शरीर से बाहर निकालना। या डी, शरीर में अम्लता को खत्म करना। अम्लता यानी एसिडिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यूरिया को शरीर से बाहर निकालना। किडनी का एक महत्वपूर्ण और मुख्य काम यही होता है। इसको भी हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि यह एक किडनी हुई। जब भोज्य पदार्थ जो आते हैं और ब्लड के फॉर्म में जब यहाँ पे प्योरिफिकेशन होता है, प्योरिफिकेशन के बाद ये जो नली है, नली के थ्रू इस ब्लैडर में, ये मूत्र वाहिनी या यूरेटर जिसे कहा जाता है, इसके थ्रू यूनरी ब्लैडर में पहुँचता है और यूरेथ्रा में इकट्ठा होता है और शरीर से मूत्र को, यूरिन को त्याग दिया जाता है। इसके साथ साथ जो किडनी है, इसके महत्वपूर्ण जो काम है, खून का या ब्लड का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन है, अपशिष्ट उत्पादों को निकालता है, मूत्र के फॉर्म में अम्ल एवं क्षार का बैलेंस बनाता है, खून में जो प्रेशर होता है उसको नियंत्रण करता है और हड्डियों को मजबूत करने का भी काम करता है किडनी। लेकिन इसका जो सबसे मुख्य काम है, यूरिया को शरीर से बाहर निकालना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वक्र मतलब किडनी, हिंदी
और इंग्लिश, हमें दोनों नामों से हमें इनसे पढ़ना पड़ेगा। गुर्दा भी इसे ही कहते हैं, गुर्दा, किडनी और वक्र, तीनों चीज़ें एक ही है। तो चलिए इसके बारे में पहले अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जो है वृक्क में पथरी निम्न कारण से बनती है, मतलब किडनी में जो स्टोन होते हैं वो किस कारण से बनते हैं। ए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड की वजह से, बी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl अम्ल की वजह से, सी, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड की वजह से, या डी, उपरोक्त ए व बी दोनों में से। तो जो किडनी में जो स्टोन जमा होता है उसमें अधिकतर जो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट ही होता है इसकी मात्रा, और फॉस्फेट। तो इसका जो आंसर होगा सी, कैल्शियम ऑक्सीलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड इसका राइट आंसर होगा। हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हैं। ये हुई किडनी, किडनी जो एक हेल्थी किडनी हो गई है, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है। ये किडनी के स्टोन है जो पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि डायलिसिस कहलाती है ए, यूरिन का प्यूरिफिकेशन, बी, ब्लड का प्यूरिफिकेशन, सी, प्लाज्मा का सेपरेशन, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये सभी को लगभग मालूम है कि जो डायलिसिस होती है, डायलिसिस में शरीर का ब्लड बनना जो बंद होता है तो उसे आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड का जो होता है वो प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, ब्लड का प्यूरिफिकेशन। आइए इसे एक एग्जांपल से भी, एक डायग्राम से भी देखिए। ये बहुत ही खूबसूरत डायग्राम कि ये कोई मरीज है जो जिसमें जो है इस धमनी के मार्ग को इस जो है आर्टिफिशियल तरीके से जो है अपोहन मेथड के थ्रू जो है इसका प्यूरिफिकेशन का काम ब्लड का हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो वृक्क में यूरोक्रोम क्या होता है। ए, वर्णक, बी, प्रोटीन, सी, विटामिन या डी, एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जो यूरोक्रोम होता है वो बाथरूम में जो पीले कलर का जो आता है, तो कलर मतलब वर्णक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, वर्णक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसका भी हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये हुआ यूरिन के कलर चार्ट, क्लियर, लाइट येलो, येलो, डार्क येलो, है ना, एम्बियर, ब्राउन, रेड। इस तरीके से जिस तरीके से ये वर्णक जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से जो यूरिन का जो कलर होता है वो चेंज होता है। आगे जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्सर्जन तंत्र के रूप में लीवर का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। अभी तक किडनी की बात हो रही थी, अब बात करते हैं लीवर की। तो लीवर का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ए, वसा को यूरिया में बदलना, बी, अमोनिया को यूरिया में बदलना, सी, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करना, या डी, रुधिर को पंप करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमोनिया को यूरिया में बदलना। हाँ, अमोनिया जो यूरिया में चेंज होती है वो कहीं ना कहीं लीवर में होती है, उसके बाद ये यूरिया आती है और यूरिया से यूरिन जो है यूरेटर के थ्रू आगे बढ़ता है किडनी में छनते हुए। इसका जो है हम इसको भी देख सकते हैं कि ये जो लीवर है इसमें एक जो डिस्क्रिप्टिव है कि हमारे जो इसमें वजन 3 से 3.5 पाउंड का है। पसली के पिंजरे के ठीक नीचे दाहिनी ओर जो है ये स्थित होता है लीवर। लीवर का जो कलर होता है हल्का जो है गुलाबी या कत्थे कलर का होता है। लीवर कई महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे रक्त से जो है विषैले पदार्थ को छानता है, रक्त के थक्के जमने का प्रबंधन करता है, वसा का जो है पाचन करता है, पित्त बनाना, ऊर्जा बनाना, चीनी या शुगर का भंडारण करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोलोजन में बदलना। इस तरीके के महत्वपूर्ण जो कार्य है वह लीवर भी करता है। अगले जो क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक वृक्क में या किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए, हर एक किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वो 19-20 हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है कि एकदम इतनी ही इतनी होंगी, लेकिन एक अमूमन एक अंदाज जो लगाया जाता है उसके बेस पर जो ऑप्शन दिया गया है, ए लगभग 10 लाख, बी लगभग 15 लाख, सी लगभग 1 लाख, या डी लगभग 1 करोड़। तो जो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, लगभग 10 लाख या 1 मिलियन भी कभी कभी इसमें जो है आंसर में दिया होता है, तो कंफ्यूज मत होना 1 मिलियन और 10 लाख में। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। इसका जो
ऑब्जेक्टिव है वो ए वृक्क में मतलब किडनी में, बी यकृत में लीवर में, सी प्रोटेस्ट ग्रंथि में या डी अग्नाशय में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमने ऊपर ही देख लिया था कि ये लीवर का काम होता है। यूरिया जो है अमोनिया से चेंज होकर के बनती है, तो इसका राइट आंसर बी यकृत में होगा। आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बर्टनी के जो रीनल स्तंभ होते हैं वो कहाँ से और कौन सा भाग होता है? ए मेडुला का भाग, बी कॉर्टेक्स में प्रवेश करते मेडुला के भाग, सी मेडुला में प्रवेश करते कॉर्टेक्स के भाग या डी कॉर्टेक्स का भाग। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। यही एक जो है एक अंतर हो जाता है कि जब हम डिटेल पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव में आकर के देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूज़न पैदा होती है कि कहीं कॉर्टेक्स तो नहीं है, कहीं मेडुला तो नहीं है। यही मेन सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि आप इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अलावा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही पढ़ें ताकि सारे जो ऑब्जेक्टिव है क्लियर हो, क्योंकि मेन एग्जाम में यही जो ऑब्जेक्टिव जो आते हैं ए बी सी डी, जो आंसर के जो की होते हैं उनमें ही खेल होता है, जो अधिकतर जो अमूमन जो स्टूडेंट गलती करते हैं। तो ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव भी आप क्लियर करते जाएं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मेडुला में प्रवेश करते हुए जो कॉर्टेक्स के भाग होते हैं मोटे और पिंक कलर के, उसे ही बोला जाता है। तो इसका आंसर है सी। इसको अपन एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। देखिए ये है, ये लिखा हुआ है कॉलम ऑफ बर्टनी। ये अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो ये जो बीच वाले भाग हैं, ये पलक, दोनों पलकों के बीच में है ना, जो पलक है ये तो नेफ्रॉन हो गए जिनकी संख्या जो है 10 लाख की लगभग होती है। जो बीच वाला ये जो मोटा गुलाबी कलर के भाग हैं उन्हें ही बोला जाता है कॉलम ऑफ बॉटनी। तो हम ये बोल सकते हैं इसका कि मेडुला में प्रवेश करते कॉर्टेक्स के भाग में। अगला कि पक्षियों व सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ होता है क्या? ए यूरिया, बी यूरिक अम्ल, सी अमोनिया या डी अमीनो अम्ल। इसका जो राइट आंसर है वह है यूरिक एसिड। बी यूरिक एसिड उनके फॉर्म में होता है। हमारे में अमोनिया से यूरिया चेंज होती है, लेकिन उनमें यूरिक एसिड ही जो है उत्सर्जी पदार्थ होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक मनुष्य प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा अगर ले ले या ग्रहण कर ले, वह किसकी अधिक मात्रा को उत्सर्जन करेगा? मतलब प्रोटीन अगर ज़्यादा खाएगा तो प्रोटीन जो है मतलब निकलेगा क्या, उत्सर्जन किसका ज़्यादा होगा? ए शर्करा, बी यूरिक एसिड, सी यूरिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रोटीन है, प्रोटीन टूटेगा तो प्रोटीन टूटने के बाद जो अमोनिया है, अमोनिया यूरिया में ही चेंज होगी। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, तो यूरिया ही आएगा। अगर मनुष्य का उत्सर्जन के बारे में भी बात करेगा, ऑप्शन डायरेक्टली पूछे कि उत्सर्जन क्या होगा, तो यूरिया ही होगी अमोनिया से। और इसमें अगर पूछता है जैसे कि प्रोटीन अगर अधिक मात्रा में लेगा तो क्या होगा, तो उसमें भी यूरिया ही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यूरिया ही लगाना। अमोनिया ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मत करना, क्योंकि अमोनिया जो है लीवर पे होता है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेलपिगियन नलिकाएं या ट्यूब्स जो होते हैं उत्सर्जी अंग है किसका है? ये पहले क्वेश्चन जो है आ चुके हैं प्रीवियस एग्जामों में और बहुत बार ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ये है ये ऑप्शन में जाते हैं प्लेटी हेलियस में, बी कॉकरोच में, सी पाइला में या डी मेढक में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमने देखा है कि कॉकरोच में ही ये पाए जाते हैं। ठीक, इस पे हम जो है डिटेल पे भी जाकर के देख सकते हैं। ये कॉकरोच है। कॉकरोच के अंदर की जब इंटेस्टाइन को बाहर निकाला गया तो इसे ही बोला गया यह है इलियम या मेलपिगियन ट्यूब। ये रहा, तो यहाँ ही इसका उत्सर्जी अंग होता है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रा की बात करेंगे तो हाइड्रा में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? ए अमोनिया, बी यूरिक एसिड, सी यूरिया या डी ए व सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्सर्जी पदार्थ जो है डायरेक्टली पूछा है इसने,
तो हाइड्रा ही है जिनमें ये जो लीवर से में जो हमारे मानव में होते हैं कि अमोनिया यूरिया में चेंज होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाइड्रा में डायरेक्टली अमोनिया ही बाहर एक्सक्रेशन किया जाता है, तो अमोनिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये रहा, देखिए ये हाइड्रा हुआ, ये अमोनिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो है बाहर के मिनरल्स एंड साल्ट के साथ, ये मेटाबॉलिज्म वेस्टेज जो है इन तीनों को मिला के कहा जाता है, जिसको ये डिफ्यूज करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं। जो मूत्र की या यूरिन की जो सांद्रता होता है या गाढ़ापन किसके द्वारा नियमित की जाती है? ए वेसोप्रेसिन, बी इंसुलिन, या सी एड्रीनलिन, या डी एल्डोस्टेरोन। किसके थ्रू किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए वेसोप्रेसिन। यही जो है उत्तरदायी है अब कोई भी यूरिन जो होता है यूरिन को गाढ़ा और पतला के लिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले इसके डायग्राम पे भी देख लेते हैं। ये देखिए वेसोप्रेसिन, ये हुआ डायग्राम, जो बहते हुए जो यूरिन है उसको गाढ़ा करने की कोशिश करते हैं और ब्लड प्रेशर को रिलीज करते हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन जो बनता है कि रुधिर में ADH हार्मोन्स की कमी अगर हो जाए तो क्या होगा? ए मूत्र का जो pH मान है वो 4.8 से 8 हो जाता है या बढ़ जाता है, कुल मिला के ये कह सकते हैं। या बी यूरोक्रोम का जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है। सी मूत्र की मात्रा घट जाती है। या डी मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कहीं ना कहीं अगर ये ADH हार्मोन्स अगर बढ़ा तो इसकी मात्रा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। ठीक, इसे हम एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। ये फंक्शन हुआ ADH हार्मोन्स का, इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। ADH इज आल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन कहा जाता है। ठीक है, लेस वाटर होगा लेकिन यूरिन जो है वो एक्सक्रेटेड होगा। आगे की तरफ देखें कि जो ब्राइट डिसीज है वो जो है उसके बारे में जो पूछा गया, ब्राइट डिसीज है क्या या क्यों होता है, उससे क्या होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ब्राइट जो डिसीज है उसमें से क्या होता है। ए मूत्र के साथ रुधिर भी बाहर आने लगता है, मतलब ब्लड भी बाहर आने लगता है यूरिन के साथ में। या बी वक्र में या किडनी में पथरी उत्पन्न हो जाती है। सी रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। या डी उपरोक्त सभी। तो अगर किसी को ये डिसीज अगर होता है तो कहीं ना कहीं उसमें मूत्र के साथ जो है ब्लड भी बाहर आते हैं और उसके साथ में पथरी भी उत्पन्न होने लगती है और साथ में यूरिया की मात्रा भी बढ़ती है। मतलब इसका ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। ये हुआ कि जो डिसीज़ है, ये देखिए हाई ब्लड प्रेशर, पिंक ऑफ कॉलर यूरिन, पिंक कलर में आने लगेगा, कोका कोला कलर में, है ना। फ्रेगरेंस, नाइट टाइम यूरिनेशन आएगा, मतलब रात में जो है बार बार बाथरूम का लगना होगा, है ना। इस टाइप में बहुत सारी जो है डिसीज़ होना चालू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं कि जो अल्ट्राफिकेशन है, परानिस्यंदन हिंदी शब्द में, वो होता है ए समीपस्थ कुंडलित नलिका में, बी बोमेन संपुट में, सी दूरस्थ कुंडलित नलिका में, या डी हेनले लूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी बोमेन संपुट में। इससे हम एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं अल्ट्राफिकेशन बोमेन संपुट में कैसे हो रहा। ये रहा बोमेन संपुट का पूरा डायग्राम और ये बोमेन संपुट में ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, जहाँ से जो ब्लड है इन वेसल्स के थ्रू ये जो वक्र की जो धमनी है इस धमनी से होते हुए यहाँ पर पहुँचकर और फिल्ट्रेशन का काम होता है। ठीक, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा बोमेन संपुट। आगे की तरफ बढ़ें कि
निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? ए हृदय, बी यकृत, सी गुर्दा या किडनी, डी फेफड़े। तो इसका जो राइट आंसर होगा काहे के लिए? जल के लिए। तो जल यूरिन से संबंधित हो जाएगा फिर आगे चल के, तो सी गुर्दा या किडनी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसे भी हम एक डायग्राम से देख सकते हैं। किडनी, ये देखिए, ये किडनी से ही लगा हुआ ये जो दो हैं यूरेटर्स होते हैं जो ब्लैडर से जुड़े हुए होते हैं और मूत्र का विसर्जन होता है। ठीक, तो जल के नियंत्रण के लिए किडनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार अंग तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? ए कैडमियम, बी लोहा, सी कोबाल्ट या डी कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए कैडमियम। कैडमियम की वजह से ही गुर्दे में जो है रोग उत्पन्न होते हैं, प्रदूषण होता है। कैडमियम ही एक जो ऐसा तत्व है जिसकी वजह से जो हड्डियां होती हैं, बोन्स, वो कमज़ोर होती हैं और जो वक्र या किडनी में जो वेसल्स जाते हैं, आर्टरी जो होती है जिनमें ब्लड बहता है, वो कहीं ना कहीं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से थकान, कैंसर, ब्रेस्ट का जो कैंसर है, यहाँ तक जो है ये डिसीज़ उत्पन्न होते हैं। और हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ भी इसी की वजह से, इस कैडमियम की वजह से ही होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि अपोहन का प्रयोग या डायलिसिस जिसको बोलते हैं, उसका जो प्रयोग है किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ए फेफड़े, बी हृदय, सी यकृत या डी गुर्दे। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि अपोहन या जो है डायलिसिस का जो प्रोसेस है उसे जो पूरा करने के लिए जब कभी किडनी डैमेज हो जाती है तो उसी के लिए इसका जो है इस मेथड का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियली ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए। तो इसका जो आंसर है किडनी, गुर्दे। ये रहा इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम कि जब किडनी का जो प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लड का प्यूरिफिकेशन आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? अब यहाँ पे आ रहा है कि गुर्दा काम क्या नहीं करता किडनी, अभी तक तो सब कर रहा था, अब देखते हैं क्या नहीं करता है। ए रक्त पीएच का नियमन, बी शरीर में उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन, सी प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन या डी रक्त में परासरणी दाब का नियमन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा काम नहीं करता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो जो काम नहीं करता है उसमें जो इसका आंसर होगा रक्त का पीएच का नियमन भी करता है, उसके बाद शरीर के लिए भी जो है उपापचय अपशिष्ट का तो काम इसका मेन हो गया। तो सी जो आएगा इसका प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, किडनी में कहीं पे भी एंटीबायोटिक का जो है वो निर्माण नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा सी प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये देखिए, मुख्य कार्य खून का शुद्धिकरण, अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासना, अम्ल एवं क्षार का संतुलन, खून में दबाव पर नियंत्रण, हड्डियों की मजबूती। लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखा है कि एंटीबायोटिक का जो है वो बनना, प्रोडक्शन जो है वो होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि मूत्र बनता है, मतलब यूरिन जो बनता है, ए संग्राहक वाहिनियों में, बी कैलिसीज में, सी मूत्र वाहिनियों में या डी मूत्राशय में। तो जो मूत्र बनता है मुख्यतः अमोनिया से यूरिया में चेंज हुआ और यूरिया से जो मूत्र बनता है वो जो कलेक्टिंग जो वाहिनियाँ या वेसल्स होती हैं वो संग्राहक वाहिनियों में ही ब्लड बोल रहा हूँ, मूत्र का जो है निर्माण होता है। ठीक, ये हुआ जैसे संग्राहक वाहिनियाँ, जिसे मूत्र वाहिनियाँ बोली गई हैं, जो जोड़ों में है। दो पीले कलर से बहुत ही खूबसूरत डायग्राम जो है वो है जो जाके मूत्राशय में मिलती हैं। आगे की तरफ जो बढ़ेंगे कि
मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? ए गुर्दे में, बी मूत्राशय में, सी यकृत में या डी नेफ्रॉन में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी मूत्राशय में। एक ब्लैडर होता है जहाँ पर, जिसे हम इंग्लिश में यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा में ही सारा जो यूरिन है वो एकत्रित होता है। ये रहा मूत्राशय, यहाँ पर ही एकत्रित होगा और फिर मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर शरीर से निकाल दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? मतलब सामान्यतः वो नहीं होता है, कभी कभी ही वह घटक पाया जाता है। ए क्रिएटिनिन, बी यूरिया, सी यूरिक एसिड या डी कीटोन? तो इसका जो राइट आंसर है डी कीटोन, क्योंकि यूरिया और यूरिक और कैटेनिन ये तो पाए ही जाते हैं, कैटेनिन जो है किडनी में होता ही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है कीटोन। आगे की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? ए रक्त प्रोटीन, बी क्रिएटिनिन, सी लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी या डी श्वेत रक्त कणिकाएं? तो कौन सा पदार्थ मूत्र में पाया जाता है? तो मूत्र में जो पाया जाता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि क्रेटिनिन जो है पाया जाता है। ठीक, इसका आंसर होगा बी क्रेटिनिन। आगे जो बढ़ेंगे कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? ए रक्त में, बी हृदय में, सी मूत्र में या डी पसीने में? यूरिया सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो यूरिया है वह पाया जाता है मूत्र में, यूरिन में। लगभग ये 2.5 से 3% के आसपास में पाया जाता है। अगर परसेंट की हम बात करें, अगर जल अगर 70% है तो उसमें भी अगर जल को हम 100% माने, अगर यूरिन में, जो यूरिन में वाटर होता है उसमें 2.5 से 3% यूरिया पाई जाती है एक सामान्य और स्वस्थ मनुष्य में। चलिए आगे के क्वेश्चन में आते हैं कि स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यूरिया वहाँ किस में बनता है स्तनधारियों में? ए लीवर में, बी गुर्दे में, सी प्लीहा में या डी मूत्राशय की थैली में? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमने पढ़ा है कि अमोनिया चेंज करता है, बार बार ये क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो ये अमोनिया जो है लीवर में चेंज होता है यूरिया में बदलने के लिए, तो इसका आंसर होगा ए। ये हुआ लीवर। तो लीवर जो है ये जुड़ा हुआ है किडनी से, जहाँ पे चेंज होगा और फिर किडनी में आगे की ओर बढ़ेगा और अपना मार्ग निस्थापित करेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ए कोशिका गुच्छ, बी प्राकवक्र, सी मध्यवक्र या डी पश्चवक्र? तो उत्सर्जन इसमें किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, गुच्छों की तरीके से इनमें एक बहुत ही प्यारी संरचना पाई जाती है। तो ए कोशिका गुच्छ। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। ये हुआ कोशिका की का जो गुच्छे होते हैं, इन गुच्छों में ही इसमें पाए जाते हैं। ठीक, आगे हेनले का लूप का कार्य संबंधित है? ए उत्सर्जन तंत्र से, बी प्रजनन तंत्र से, सी मूत्र जनन तंत्र से या डी तंत्रिका तंत्र से? तो इसका जो राइट आंसर है यह है उत्सर्जन तंत्र से। इसके बारे में बता दूं, हेनले नाम के जो वैज्ञानिक है इस लूप के बारे में बताया था उन्होंने, जेबक करके था उनका पूरा फुल नाम जो है, जेबक हेनले उनका जो सर नेम था, तो उन्हें हेनले हेनले कहते थे। तो उन्हीं के नाम से इस लूप का जो नाम है पड़ा हेनले का लूप। उत्सर्जन तंत्र में उनका यही योगदान था। ये देखिए, ये जो लूप बन रहे हैं इस लूप को हेनले लूप कहा जाता है। ये हेनले का लूप शोधकर्ता जर्मन चिकित्सक ये फ्रेडरिक गुस्ताव जेकब हेनले के नाम पर पड़ा है। ये यू आकार का हिस्सा होता है। इसका मुख्य कार्य मूत्र में पानी और सोडियम क्लोराइड को पुनर्प्राप्त करना होता है। ये जो पूरी ट्यूब की तरीके से दिख रही है यू आकार की, ठीक है। तो हेनले एक वैज्ञानिक है, उनके नाम पे ही इसका हेनले का लूप पड़ा नाम। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यूरोक्रोम किसके विखंडन से बनता है? ए हीमोग्लोबिन, बी यूरिया, सी वसा या डी कार्बोहाइड्रेट? जो बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़े होंगे उसको ही इसका नॉलेज होगा
कि यूरोक्रोम का विखंडन से बनता है, मतलब यूरोक्रोम विखंडन से भी बनता है, ये बहुत कम लोग को जानकारी होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो विखंडन होता है लीवर में, जब लीवर में इसका विखंडन होता है तब जाके ये बनता है। जो बाइल पिगमेंट होता है उसके साथ में इसका जो निर्माण होता है यूरोक्रोम का। ठीक, अगला जो है, नेफ्रॉन में प्याली नुमा संरचना होती है, ए मेडुला, बी बोवन संपुट, सी कॉर्टेक्स या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेफ्रॉन में, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्याली नुमा संरचना जो होती है, प्याली नुमा संरचना बोवन संपुट की होती है। कैसे, चलो रिकॉल करते हैं। ये है बोवन संपुट का डायग्राम, ये इसकी प्याली नुमा यू आकार की संरचना हुई, ये बोवन संपुट लिखा हुआ है और बोवन संपुट से एक एरो बनता है, ये इसकी प्याली नुमा संरचना हो गई जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, ये गोल आकार का जो दिख रहे हैं इसे प्याली नुमा संरचना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामान्य मूत्र में यूरिन कितने प्रतिशत होता है, ए 2.5 से 5%, बी 10 से 20% या सी 30% या डी 70%। तो हमने पहले भी इसमें जिक्र कर चुके हैं आगे, इसमें जो सामान्य मूत्र जो यूरिया जो जल होता है या यूरिन होती है उसमें यूरिया जो होता है यह लगभग 2.5 से 5% होता है। अमूमन ये 2.7 तक होता है, लेकिन अगर ऑप्शन अगर 2.5% से 5% आए या 3% आए तो ये लगभग 2 और 3 के आसपास ही होता है। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि 2.5 से 5 ही होता है। ये एक स्वस्थ मनुष्य या सर्वे के थ्रू डिसाइड किया जाता है, तो कम या ज़्यादा डाटा जो हो सकता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि 10 या 20 या 30 या 70 हो। तो 2.5 से 5 के बीच में अगर ऑप्शन दिखता है तो आप उसे मेन एग्जाम में क्लिक करिएगा, 100% वो आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चपटे कृमि में उत्सर्जन अंग होता है, ए सीधे कोशिका नली द्वारा, बी ज्वाला कोशिका द्वारा, सी विसरण द्वारा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक अच्छा क्वेश्चन और नया क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों के आने की संभावना होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चपटे जो कृमि होते हैं, कृमि जैसे पेट के कीड़े होते हैं, तो कृमि में एक बहुत ही मेरे एक ट्यूब होती है जिसे ज्वाला ट्यूब कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत संरचना होती है। इस ट्यूब के थ्रू ही इनमें उत्सर्जन होता है। इसे भी अपन एक डायग्राम से देखते हैं। ये एक कृमि हो गया, कृमि की ये जो 3 भाग हैं, इन भागों में जो वेस्टेज जो फ्लूइड है, ये देखिए इसे बोलते हैं ज्वाला फ्लूइड या फ्लेम सेल, ये लिखा हुआ है फ्लेम सेल, और फ्लेम सेल में ही इसका जो है उत्सर्जन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन कैसे होता है, सीधे कोशिका नली द्वारा, बी ज्वाला कोशिका द्वारा, सी विसरण द्वारा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक कोशिकीय जीव जो केवल एक ही कोशिकाओं से बना है तो उसमें विसरण के द्वारा ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विसरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किडनी में प्रति मिनट कितने मिलीलीटर ब्लड फिल्टर होता है, ए 50 ml, बी 1000 ml, सी 125 ml या डी 500 ml। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि डाटा जो है कहीं ना कहीं से लिया जाता है, फिक्स नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 हो तो देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है कि जो प्रति मिनट जो करती है, तो प्रति मिनट लगभग ये 125 ml से 150 ml के बीच में करती है। अगर इसमें अगर 125 या 127 भी आता है, 130 भी आता है, तो आप 125 से 130 के बीच में ही इसे क्लिक कीजिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, ए कॉर्टेक्स, बी मेडुला, सी बोमेन संपुट या डी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन तो अंदर की तरफ पाया जाता है, बोमेन संपुट बाहर की तरफ तो पाया जाता है, लेकिन इसका ये राइट आंसर नहीं होगा। मेडुला या कॉर्टेक्स, तो जो कॉर्टेक्स जो होता है ये बाहर की तरफ पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉर्टेक्स। आगे की तरफ जाते हैं कि किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स, मेडुला, बोमेन संपुट या नेफ्रॉन। तो
जो उसमें हमने देख लिया था आंसर। अब इसमें जो है आंतरिक भाग बाहरी की तरफ वो बोला था, अब यहाँ पे आते हैं आंतरिक की तरफ। तो आंतरिक की तरफ सॉरी, आंतरिक की तरफ जो पाया जाता है वह मेडुला होता है। जब कॉर्टेक्स बाहर की तरफ होंगे तो मेडुला अंदर की तरफ पाया जाएगा। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना, मेडुला आंतरिक भाग कहलाता है किडनी का और कॉर्टेक्स बाहरी भाग कहलाता है। ये देखिए, ये हुआ कॉर्टेक्स जो बाहर की तरफ है, ठीक है। और इसके बाद ये रहा मेडुला जो अंदर की तरफ है, ये जो लाल कलर में दिखाई दे रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पंखुड़ी की तरह, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कीट का उत्सर्जित पदार्थ है, मतलब कीड़ों का, यूरिया, एलेनिज, यूरिक एसिड या अमोनिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कीड़े जो हैं यूरिक एसिड ही जो है वो उत्सर्जन करते हैं। अगला, उत्सर्जन की इकाई क्या है? ए न्यूरॉन, बी एक्सॉन, सी नेफ्रॉन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम ये जानते हैं कि उसके अंतर्गत जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो नेफ्रॉन ही इसकी इकाई होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ट्रेड मिल टेस्ट TMT कौन से चिकित्सा से संबंधित है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी गुर्दे या डी पैर। तो TMT जो है एक बहुत ही फेमस जो है ट्रीटमेंट की पद्धति है, और ये जो संबंधित है ये कहीं ना कहीं हार्ट के लिए किया जाता है। आइए इसको, क्यों इसका आंसर हृदय है इसे भी देखते हैं, यह हार्ट क्यों है। ये रहा TMT ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें ECG को लगाया जाता है, ब्लड प्रेशर का कफ जो है हाथों में पहनाया जाता है और किसी भी रोगी को चलने के लिए कहा जाता है। और इसमें जो है देखा जाता है हार्ट बीट के रेट, ब्लड का प्रेशर, उसकी ब्रीथिंग और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इन चारों पांचों चीज़ों पर मॉनिटर की जाती है कि क्या वह संतुलित है या नहीं है, ठीक है। तो TMT हार्ट से है, किडनी में मत लगा के आना कि किडनी किडनी पढ़ते जा रहे हैं, लीवर लीवर पढ़ते जा रहे हैं, तो वही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? ए जनन से, बी उत्सर्जन से, सी श्वसन से या डी पाचन से। तो हरित ग्रंथियां जो हैं वह संबंधित हैं उत्सर्जन से। क्यों? आइए इसे भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये ग्रीन कलर से जो डायग्राम बना है यूरेथ्रा का, उसके बाद ये जो है एंटेनरी ग्लैंड हुआ, जो ग्रीन ग्लैंड जिसे कहा जाता है, ये इसे भी ग्रीन कलर से दिखाया गया है। ये अमीबा का हुआ, नेफ्रोसोम का हुआ, ये फ्लैम सेल में जो होते हैं, जो हमने पढ़ा था फ्लैम सेल के बारे में, तो ग्रीन कलर से जो दिखाया गया तो कहीं ना कहीं ये उत्सर्जन को ही दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है कुल मिला के। तो इसी क्वेश्चन को इर्द गिर्द घुमा के, जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन अब सीधे सीधे नहीं आते हैं, घुमा फिरा करके आते हैं, तो उसका एक एग्जांपल ये हुआ कि नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है जिगर, फेफड़ा, गुर्दा या ग्रहणी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेफ्रॉन। इसमें शब्द आ रहा है तो नेफ्रॉन जो पाया जाता है कहीं ना कहीं गुर्दे में या किडनी में पाया जाता है, तो सी गुर्दा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? ए गुर्दे, बी मूत्रवाहिनी, सी गर्भाशय या डी मूत्र मार्ग। तो जो इसमें सिस्टम पे आता है, मूत्र का जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें गुर्दे भी काम करते हैं, उसमें मूत्र वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं और मूत्र जो है मार्ग भी होता है, लेकिन गर्भाशय का कहीं से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा सी गर्भाशय। ये देखिए, यूरेटर भी है, ब्लैडर भी है, यूरेथ्रा भी है, पर कहीं पे भी जो गर्भाशय नहीं है, ठीक। अगला जो है, ऐसी दवा जो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है। ए एड्रेनिल, बी मोनोयूरेटिक, सी डायूरेटिक या डी
ट्रायूरेटिक। वो कौन सी दवा है जिससे बाथरूम को बढ़ाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा यूरेटिक। लेकिन कौन सा यूरेटिक? इसमें यूरेटिक तो होगा लेकिन सी डायूरेटिक। ठीक है, डबल बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अगला जो है, मानव शरीर में मूत्र का भंडारण कहाँ होता है? ए वृक्क या किडनी में, बी मूत्राशय में, सी यकृत या लीवर में, या डी नेफ्रॉन में। क्वेश्चन के मूत्र का भंडारण मतलब जहाँ पे बाथरूम इकट्ठा हो, तो जहाँ पे इकट्ठा होने की बात आए तो वह होता है जो ब्लैडर होता है जिसे मूत्राशय कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी मूत्राशय, वहाँ पर ये इकट्ठा होता है। ठीक, आगे, उन अंगों के नाम बताएं जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? 2 किडनी, 2 यूरेटर, उसके बाद मूत्राशय और यूरेथ्रा या उपरोक्त सभी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। तो दोनों किडनी होते हैं उत्सर्जन प्रणाली में, दोनों यूरेटर भी होते हैं, मूत्राशय और यूरेथ्रा भी होता है। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं उपरोक्त सभी जो हैं मिल करके ही पूरा सिस्टम का निर्माण करते हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि क्रिएटिनिन किसके मूत्र में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसे देखने को जरूर मिल जाता है। एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ए स्वस्थ मनुष्य के यूरिन में, बी स्वस्थ महिला के यूरिन में, सी गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिला के यूरिन में, या डी एक नवजात शिशु के यूरिन में। तो ये क्रिएटिनिन जो है ये तभी सिक्रेशन होता है जब महिला जो है वह एक प्रेग्नेंट हो या गर्भवती जिसे कहते हैं और दुग्धपान कराए, तभी जो है क्रिएटिनिन का सिक्रेशन होता है यूरिन में। तो इसका राइट आंसर होगा सी गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिला के यूरिन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो दोनों वक्र हैं उसके ऊर्ध्व ध्रुव पर कौन सी ग्रंथि अवस्थित या व्यवस्थित रहती है? मतलब जो दोनों किडनी होती हैं उसके ऊपर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, कुल मिला के ये पूछा जा रहा है। ए प्यूस ग्लैंड, बी अधिवक्र ग्लैंड या एड्रिनल जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, सी प्रोटेस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी अधिवक्र या एड्रिनल। आगे चलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं जाते जाते कि एड्रिनल ग्लैंड ही वो ग्लैंड है जब कोई भी मानव जो है अचानक कुछ भी चीज़ को देख के डर जाए, है ना, तो अचानक से जो धड़कन तेज हो जाती है तो एड्रिनल ग्लैंड ही उस धड़कन को, उस हार्ट बीट को सिक्रेशन के थ्रू, जो है हार्मोन सिक्रेशन के थ्रू उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। किडनी के ऊपर जरूर है लेकिन काम दिल के लिए करता है। ठीक है, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन आते हैं कि पौधे, अभी तक हमने जो एक कोष के जीव के बारे में पढ़ा, मनुष्य के बारे में, अब पौधों की बात आती है कि पौधों में जो श्वसन क्रिया है उसके जो फलस्वरूप किस का उत्सर्जन होता है, वो भी रात में। कि रात में श्वसन क्रिया अगर हो रही है तो वो किसका करते हैं उत्सर्जन? ऑक्सीजन का, बी नाइट्रोजन का, सी कार्बन डाइऑक्साइड का, या डी सल्फर का। तो रात को बात की जाए तो रात में सब उल्टा पुल्टा होता है। अगर दिन में कार्बन डाइऑक्साइड है तो रात में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होगा, और अगर अगर रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो दिन में ऑक्सीजन होगा। ये कहीं ना कहीं उल्टा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी कार्बन डाइऑक्साइड। रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, अमूमन ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं जो हम ग्रहण करते हैं पौधों से, लेकिन रात में कई ऐसे पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उत्सर्जन पदार्थ के रूप में। अगला जो क्वेश्चन है, पौधों के पके हुए फल के द्वारा किसका उत्सर्जन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो इस टॉपिक से उत्सर्जन तंत्र से कहीं ना कहीं हमें देखने को एग्जाम में मिलता है। ए एथिलीन गैस का, बी नाइट्रोजन गैस का, सी ऑक्सीजन गैस का, या डी सल्फर गैस का। तो इसका जो राइट आंसर है, जो पके हुए फल होते हैं, जैसे हम अमरूद ही की बात करें कि हमें जो अभी हरा दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा पीला दिखाई दिया, फिर अचानक एकदम पीला हो गया, तो उसमें जो है गैस पाई जाती है जो एथिलीन जो गैस है, ये इसकी वजह से ही होते हैं। एथिलीन गैस जो है इसको पकाते हैं और पका हुआ जो जो उत्सर्जन जो होता है वो उत्सर्जन के रूप में एथिलीन गैस जो है निकलती है।
इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन लगभग पूरे हो जाते हैं, जहां हमें जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो अब यही है कि आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ें और डिस्क्रिप्टिव के साथ में इन ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करें। जितने भी हमारे टीम के मेंबर हैं स्टडी 365 के, चुनिंदा क्वेश्चनों को, जो पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और जो आगे आने की संभावना है, उनको जो है गहन अध्ययन के बाद एक निचोड़ आप सभी लोगों के लिए मेहनत करके, मेहनत नहीं मैं कहूँ तो भरपूर मेहनत करके ये क्वेश्चन ले करके आते हैं, ताकि उनके जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, या जो भी स्टूडेंट जो एक बार या दो बार में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए लेकिन उम्मीद बना के रखे हैं कि अगली बार एग्ज़ाम को पार करके बताऊंगा, तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर स्टडी 365 ऐसी मेहनत कर रही है जैसे एक टीचर नहीं, एक दोस्त की तरीके से, कि हम उसे पढ़ा सकें और अगली बार जो है वो स्टूडेंट एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सके, अपने गोल के नज़दीक पहुंच सके। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ नया जो है आपको मिला होगा, जैसे सभी को एक डायग्राम में समझाने का तरीका, इस तरीके से जो है समय समय पर स्टडी 365 के अनुभवी टीचर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और इसके जो डिस्क्रिप्टिव हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव के लिंक में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव में ऑब्जेक्टिव के लिंक ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों चीज़ों को देखें और आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि इस तरीके की और इससे भी और भी बेहतर से बेहतर टॉपिक, जो हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट पर जो वीडियो बनी है, उन्हें भी आप देख सकें और आसानी से जो है इर्द गिर्द क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें और मेन एग्जाम में अपने गोल को पूरा कर सकें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो है आने वाली एग्ज़ामों में क्लियर करेंगे और एक अच्छे मुकाम पे होंगे। बस लगन और मेहनत की ज़रूरत है, चैनल को छोड़िएगा नहीं और साथ में कदम से कदम मिला करके मेहनत करते रहिएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे ही नहीं बल्कि जितने भी अनुभवी टीचर्स हैं इस स्टडी 365 के, सभी के लेक्चर्स को देखिए। अगर आपके दिमाग में उन चीज़ों को क्लिक होता है, बैठता है, तो उनके साथ कदम से कदम मिला करके अपने जीवन का सिर्फ 6 महीने से साल भर दीजिए, मुझे यकीन है कि आप एक अच्छे मकाम पर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टडी 365 के लिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और हम इसी तरीके की वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।